हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहने वाला है। एंड ये एक ऐसा हाइप टॉपिक है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। एज एन एडवोकेट, एज ए लॉ स्टूडेंट और एज अ जनरल सिटीजन ऑफ इंडिया आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए कि अगर पुलिस अरेस्ट कर ले तो आपके क्या राइट्स बनते हैं। देखो, होता क्या है ना, अगर हमारे पास नॉलेज है तो नॉलेज ही हमारा कॉन्फिडेंस होता है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे नॉलेज नहीं है तो वहाँ पे आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे। इन केस अगर कभी भी ऐसे आपके साथ सिचुएशन आती है जहाँ पे पुलिस आपको अरेस्ट करती है या फिर आपके नेबर में, आपके जान पहचान में किसी के साथ भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उनकी हेल्प कर पाए, आप उनको ये इन्फॉर्म कर पाए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और आपकी हेल्प तो हो ही सके। तो चलो यार, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम इसे स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स बिगिन दिस। आपके क्या क्या राइट्स होते हैं अगर पुलिस आपको अरेस्ट कर ले। और राइट्स तब होते हैं जब आप राइट्स को आप हमेशा बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ ले सकते हो कि भाई ये मेरा अधिकार है, आप मुझे दो ये चीज़ें। तो और वो आप तभी कर सकते हो जब आपको पता होगा। तो चलो यार, बताता हूँ एक एक करके, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला आपका राइट है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। मतलब अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर ले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ के लिए अरेस्ट किया गया है। और अगर आपको सेक्शन पता है तो इसकी काफ़ी वैल्यू होगी और आपका नॉलेज जो है हमेशा आपको याद रहेगी। तो देखो, सेक्शन 50 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा उसको बताया जाएगा कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर उसका राइट है बेल का तो उसको बताया जाएगा कि आपको बेल का अधिकार है और आप बेल लेके घर जा सकते हो। बेल का अधिकार किस केस में बताया जाएगा? अब देखो क्या बोलता है सेक्शन 50, एक बार पढ़ो। एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन विदाउट वारंट। अगर हम किसी को वारंट के साथ कर रहे हैं तो हम उसे वारंट दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हमें ऐसी सिनेरियो है, ऐसे केसेस है जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट अगर हम कर रहे हैं तो उसमें हम उसे इन्फॉर्म करेंगे कि आपको इस ग्राउंड के लिए हम अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम उसे बताएंगे कि आपको बेल लेने का अधिकार है और आप बेल ले सकते हैं उसी केस में जहां आपका बेल का राइट बनता है। और बेल का राइट कहां बनता है? बेलेबल ऑफेंसेस में। नॉन बेलेबल में आपका राइट नहीं बनता। आप क्लेम कर सकते हैं कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोर्ट से कि आप बेल दे दीजिए, लेकिन वहां पे कोर्ट का राइट है, आपका राइट सिर्फ बेलेबल ऑफेंस में है, ठीक है। तो आपका जहां पे राइट बनता है वहां पे आप बिल्कुल चौड़े होकर ले सकते हैं कि हाँ मुझे बेल चाहिए, और जहां पे नहीं है वहां पे आप सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो पहला राइट क्या है आपका? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बेल की भी और आपका जो ऑफेंस है उसकी भी। नेक्स्ट इज राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही नहीं मिलेगा तो आपको रिप्रेजेंट कौन करेगा कोर्ट में, ठीक है, क्योंकि फाइनली तो आपने वो ऑफेंस किया है नहीं, कोर्ट ही डिसाइड करेगा, पुलिस डिसाइड नहीं करेगी। तो अगर आपका राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन क्या कहता है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट है। और ये इसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहाँ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अगर आ गया ना आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने, वहाँ आपके पास अल्टीमेट पावर हो जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर लेगा वहाँ उस राइट को कोई नहीं काट सकता, कोई एक्ट नहीं काट सकता, कुछ नहीं काट सकता। तो वो आपका एक अल्टीमेट राइट हो जाता है, एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 22 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड as soon as may be of the grounds of such arrest। जो हमने पहले कहा था उसको ग्राउंड्स पता होने चाहिए। नॉर शैल ही डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस। उसकी पसंद का एक लॉयर, एक एडवोकेट, वो जिसको सेलेक्ट करे उसको वो सेलेक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। वो कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई भी नहीं कह सकता कि आपको यही एडवोकेट मिलेगा। नहीं भाई, उसका जो मन है, जौन सा एडवोकेट उसे चाहिए उसको वो क्लेम कर सकता है, वो उनके साथ कंसल्ट कर सकता है और इसको कोई नहीं रोक सकता। मतलब एक तरीके से लॉयर से मिलने से भी नहीं रोक सकता, बट एक टाइम स्लॉट होता है उसका, लेकिन कंसल्ट वो कर सकता है, ठीक है। थर्ड राइट इज राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। और इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ में आपने देखा होगा और काफ़ी जगह आपने ये चीज़ें नोटिस करी होगी कि यार ये हमें पता है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, ठीक है। और ये कौन कहता है? आर्टिकल 22 सब क्लॉज 2 ही कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि 24 आवर्स के अंदर उसे एक जज साहब के सामने पेश करना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। और इसमें वो टाइम एक्सक्लूड कर देते हैं। अगर मान लीजिए जज साहब दूर बैठे हैं और वहाँ पे ट्रैवलिंग का टाइम लगता है तो उसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, लेकिन 24 आवर्स से ज़्यादा कस्टडी में नहीं रख सकते। अगर आपको कस्टडी में रखना है तो आप कोर्ट के सामने जाके बोलिए
और वो आपको वहाँ से आप पुलिस रिमांड लेके आई है, लेकिन उसके बिना आप 24 आवर से ज़्यादा नहीं रख सकते। अगर आपने रख लिया तो आपके ऊपर ही केस बन जाएगा। पर केस कैसे बनेगा? अगर आपको अपना राइट पता होगा। तो आपको पता कैसे होगा? अब मैं बता रहा हूँ ना, इसे याद रखो और आगे इन्फॉर्म सबको स्प्रेड करो ये नॉलेज, ठीक है। तो ये है हमारा तीसरा राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यही सेक्शन 57 भी कहता है सीआरपीसी का, राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। नाउ नेक्स्ट, द नेक्स्ट राइट इज राइट टू रिमेन साइलेंट। देखो ये कितना अच्छा राइट है, मतलब आपका चुप रहने का अधिकार है। लेकिन चुप आप कहाँ पे रहोगे? देखो चुप रहना भी बिल्कुल एक्सक्लूसिव नहीं है। आप कहाँ कहाँ पे चुप रह सकते हो? सेक्शन 161 सब क्लॉज 2 कहता है सीआरपीसी का, पर्सन शैल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू हिज केस पुट टू हिम बाय ऑफिसर। अगर पुलिस ऑफिसर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, मतलब उनका ये काम बनता है कि आपका नाम पूछे, एड्रेस पूछे, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो पूछ सकता है कि कब हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए बाउंड नहीं हो जो आपको लगता है कि आपको एक्सपोज कर देगा। मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया, ठीक है, अब पुलिस ऑफिसर आपसे नाम पूछ रहा है, एड्रेस पूछ रहा है, तो ये कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वो पूछता है अच्छा तो आपने फिर चाकू कहाँ छुपाया, तो ये आप इसके लिए बाउंड नहीं हो, आप इसको आंसर करने के लिए बाउंड नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक्सपोज कर सकता है कि आपने एक क्राइम किया। और पुलिस ऑफिसर का काम सिर्फ जुबानी आप इससे आंसर लेके और आपका फाइल क्लोज करने का काम नहीं है उनका, उनको तो इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी ना। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग चीज़ होती है, लेकिन वो आप इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं हो कि आप उन्हें सब कुछ ओरली बता दो कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। नहीं, आप बाउंड बिल्कुल भी नहीं हो। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन। किसी को भी अरेस्ट करने के बाद तुरंत मेडिकल एग्जामिनेशन का उसका राइट होता है, ताकि हम ये पता कर सके कि हाँ मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे बाद में कोई बोलता है कि मेरे ऊपर एट्रॉसिटी हुई है, तो वो कैसे प्रूफ होगा? मेडिकल एग्जामिनेशन से होगा। तो ये हमारा डिफेंड करता है, प्रोटेक्ट करता है सेक्शन 54 ऑफ सीआरपीसी। इसमें लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। अब कौन करेगा? हमेशा एक गवर्नमेंट ऑफिसर, मतलब जो गवर्नमेंट डॉक्टर होगा स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो ही इसको एग्जामिनेशन को करेगा। और अगर फीमेल है तो फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर करेंगी, ठीक है। सिंपल सा इतना है कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन का आपका राइट है। नाउ द नेक्स्ट राइट इज राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, काफ़ी हंगामा इसके ऊपर होता है और हो चुका है और शायद होता भी रहेगा। तो इसमें क्या है कि राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, हम देखते हैं अरेस्ट मतलब हथकड़ियाँ, लेकिन कोर्ट ने खुद मना किया हुआ है कि हैंडकफिंग का यूज़ नहीं किया जा सकता। सिर्फ कुछ ही सिनेरियोज है जहाँ किया जा सकता है। चलो जानते हैं कौन से। अब देखो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स ही इसको डिसाइड कर देती है कि हैंडकफिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। पहला केस, काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस लाया हूँ, लेटेस्ट केसेस आप देख सकते हैं गूगल से, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट वाले लाया हूँ जहाँ से इसका बेस बना है। तो प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है कि ये जो प्रेम शंकर शुक्ला है, ये एक अंडर ट्रायल प्रिजनर होते हैं, मतलब जिसके ऊपर ट्रायल चल ही रहा होता है लेकिन ये जेल में होते हैं। तो इनको ट्रांजिट के दौरान हैंडकफ्स पहनाए जाते हैं। तो बस यही कोर्ट ने कहा कि देखो बात सुनो भाई, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट हैंडकफिंग इज प्राइमा फेसी इनह्यूमन एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21। हथकड़ियाँ पहनाना बिल्कुल इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, बिकॉज अगर कोई साथ चलने को तैयार है, ठीक है, और उससे किसी को आसपास वाले को खतरा भी नहीं है, तो आपको हैंडकफिंग की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूरी नहीं है कि उसके हाथ को खींच के लाओ, आप उसके हाथ को पकड़ के भी ला सकते हो, और अगर वो खुद ही चल रहा है तो फिर चलने दो, बहुत ही बढ़िया है। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 होगा, जो कि कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द कोर्ट डिक्लेयर दैट हैंडकफ्स शुड नॉट बी यूज्ड रूटीनली और आर्बिटरली। रूटीनली मतलब आप इसको बस बनाई मत दो कि अरेस्ट हुआ है तो हथकड़ियाँ होगी नहीं, और आर्बिटरली तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना। द यूज़ ऑफ हैंडकफ्स मस्ट बी जस्टिफाइड होना चाहिए एंड ऑथोराइज्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ एंड ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में ही ये सब कह दिया था कि इसका यूज़ ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट केस देखो, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 78 का है, इससे 2 साल पहले। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या था, दिस केस इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स एंड द कंडीशंस इन जेल। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स होगा, इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ हैंडकफ्स। अगर आप हैंडकफ्स को यूज़ करते हो प्रिजनर्स पे भी, तो वो भी एक इनह्यूमन ट्रीटमेंट है। अगर वो किसी के लिए खतरा नहीं है और अगर वो साथ चलने को तैयार है खुशी खुशी, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हैंडकफ का यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेम एक और केस है, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी वर्सेस स्टेट ऑफ असम। ये एक एनजीओ है जिसने ये केस डाला था कि हैंडकफिंग ऑफ अ डिटेनी हु वाज प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट। एक मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया था किसी को और हैंडकफिंग
उसे बांध कर रखा था हथकड़ियों से। तो सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट हैंडकफिंग विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन एंड ऑथराइजेशन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्या बोला? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। द कोर्ट लेड डाउन गाइडलाइंस दैट हैंडकफ शुड ओनली बी यूज्ड व्हेन देयर इज अ क्लियर डेंजर ऑफ एस्केप। अगर हमें पता है कि ये तो भाग जाएगा, तो और क्लियर डेंजर ऑफ एस्केप है, एंड ईच केस मस्ट बी कंसिडर्ड ऑन इट्स मेरिट्स। मतलब हर केस टू केस पे डिपेंड करता है, और आपको ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पे डेंजर ऑफ एस्केप था, इसलिए हमने उसको हथकड़ी पहनाई। ये तो भाई पहले भी भाग चुका है, या फिर ये ऐसा अपराधी है, या फिर उसके बारे में रिकॉर्ड्स आपको प्रूफ करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बोला एस्टैब्लिश क्लियर गाइडलाइंस फॉर द यूज ऑफ हैंडकफ, रिक्वायर डिटेल रीजंस टू जस्टिफाई देयर यूज। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस थे। अब हमारा नेक्स्ट राइट है राइट टू बेल, जो हम पहले बात कर चुके हैं। अब राइट टू बेल आपका सबसे बड़ा राइट है, जो कि आपके पूरे अरेस्ट को ही खारिज कर देगा, क्योंकि अगर आपको बेल मिल गई तो फिर आप बिल्कुल डिटेन ही नहीं हो, फिर आप घर आ सकते हो। तो अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। ये कॉर्नरस्टोन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज द प्रिजम्पशन। क्या माना जाता है? माना ये जाता है कि एक पर्सन तब तक इनोसेंट है जब तक कि वो गिल्टी प्रूफ नहीं हो गया। ठीक है, ये हमारा एक मतलब मेन लाइन बोल सकते हैं। ऑल्दो ये किसी किसी केसेस में अब चेंज हो चुकी है, कहीं पे जो अक्यूज होता है उसको ही प्रूफ करना पड़ता है कि मैंने ये जुर्म नहीं किया है। ऑल्दो हम इनोसेंट को मानते हैं, हम उसे इनोसेंट ही मानेंगे और सारे क्रिमिनल केसेस में, जब तक कि वो अपने आप को गिल्टी प्रूफ वो नहीं हो जाता है। तो बेल सपोर्ट्स दिस प्रिंसिपल। और इसको कौन सपोर्ट करता है? बेल, बाय अलाउइंग द अक्यूज टू रिमेन फ्री वाइल देयर केस इज एडजुडिकेटेड। केस चलता रहेगा, वो आता रहेगा, लेकिन वो फ्री रहेगा, अपने और काम भी करता रहेगा। अब बेल से रिलेटेड कुछ सेक्शंस है जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 436 किसका? सीआरपीसी का ऑब्वियसली, डील्स विद बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस इफ अ पर्सन इज अक्यूज ऑफ अ बेलेबल ऑफेंस। अगर देखो आपने कोई बेलेबल ऑफेंस किया है तो आपको तुरंत बेल मिलके आप रिलीज हो जाओगे। अगर 437 कहता है कि अगर बेल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कैसे मिलेगी, दिस सेक्शन ग्रांट डिस्क्रिशन टू द कोर्ट। अब कोर्ट के ऊपर है, आपका अधिकार नहीं है, आप रिक्वेस्ट करो, अपने ग्राउंड्स बताओ, लेकिन अगर कोर्ट को लगा सही है तो आपको बेल नॉन बेलेबल में भी मिल जाएगी, और अगर लगा नहीं तो फिर आपको नहीं मिलेगी। और बेलेबल एंड नॉन बेलेबल क्या होते हैं ये मैंने एक वीडियो में बताया भी था, अगर आप कमेंट में बताते हैं तो मैं छोटा सा इसके ऊपर वीडियो ले आऊँगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 438 कहता है कवर्स एंटीसिपेटरी बेल, मतलब आपको एप्रीहेंशन है, मतलब आपको एक सिर्फ लगता है कि आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो आप पहले ही बेल लेने पहुंच गए कोर्ट से कि सर मुझे अरेस्ट किया जा सकता है तो मुझे दे दो एंटीसिपेटरी बेल। और जैसे पुलिस वाले अरेस्ट करने आए आप दिखा दो कि देखो दिस इज़ माई एंटीसिपेटरी बेल ऑर्डर, और आप वहीं से वापस जाओ। तो ये भी होता है। तो 438 इसकी बात करता है। तो इट अलाउज अ पर्सन टू सीक बेल इन एंटीसिपेशन ऑफ एन अरेस्ट ऑन एक्यूजेशन ऑफ हैविंग कमिटेड अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। इफ द कोर्ट ग्रांट्स एंटीसिपेटरी बेल द पर्सन कैन बी रिलीज ऑन बेल इफ अरेस्टेड। ठीक है, तो ये इसके 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है 439, जो कि इनडायरेक्टली से रिलेट करता है, जो कहता है प्रोवाइड्स द हाई कोर्ट्स एंड सेशंस कोर्ट्स विद स्पेशल पावर रिगार्डिंग बेल। दीज कोर्ट्स कैन ग्रांट एनी पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस एंड इन कस्टडी टू बी रिलीज ऑन बेल एंड दे कैन इम्पोज एनी कंडीशन ऑन सच बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल देने का राइट्स भी इनका ही है, और ये कोई भी कंडीशन एंड किसी भी सिचुएशन में बेल दे सकते हैं। इनका ये स्पेशल राइट है, किसका? सेशंस कोर्ट का, और उसके ऊपर हाई कोर्ट का तो हो गई। ठीक है, तो ये इसके कुछ सेक्शंस थे राइट टू बेल के, और बेल आपका राइट है। ठीक है, और आपको पर पता होना चाहिए कि आपने ऑफेंस कौन सा किया है, बेलेबल किया है या नॉन बेलेबल किया है। अब इसमें कुछ रूलिंग्स हैं सुप्रीम कोर्ट की जो कि हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी बिहार, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एम्फेसाइज द राइट टू अ स्पीडी ट्रायल एंड बेल। आपका ट्रायल स्पीडी होना चाहिए और आपको बेल मिल जानी चाहिए। हाईलाइटिंग द प्रोलॉन्ग डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, मतलब ऐसे कैदी हैं जिनका ट्रायल चल रहा है अभी, मतलब केस अभी उनका कंप्लीट नहीं हुआ, केस की हियरिंग्स लग रही है लेकिन वो जेल में है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जितनी उनकी टोटल सज़ा होती है उसकी वो उतना काट चुके होते हैं जेल में, जितनी उन्हें सज़ा बाद में मिलनी थी वो पहले ही काट चुके हैं। तो फिर ये बहुत ही गलत बताया था इस केस में, और कहा था कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए और राइट टू बेल होना चाहिए। अगर इतना आपको प्रोलॉन्ग अंडर ट्रायल प्रिजनर बना के रखा जाएगा तो आपको बेल मिलना ही चाहिए। ठीक है, एक और केस है मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें क्या हुआ था दैट बेल शुड नॉट बी डिनाइड मेयरली बिकॉज द अक्यूज इज पुअर एंड कैन नॉट अफोर्ड टू पे। अगर वो सिर्फ पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बेल अमाउंट, तो ये नहीं है कि आप उसे बेल ही नहीं दोगे, नहीं, इसके लिए भी कोर्ट ने मना किया था। एंड एक और केस है संजय चंद्रा वर्सेस सीबीआई, 2012 का केस है, लेटेस्ट है। द कोर्ट रिएटेड दैट बेल इज द रूल एंड द जेल इज द एक्सेप्शन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ठीक है, बेल ही रूल है,
भाई हमेशा बेल ही होनी चाहिए, बस जेल तो एक्सेप्शन है, ठीक है। एम्फेसाइजिंग द नीड टू बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस विद द राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड। तो ये कोर्ट ने बोला था, 3 इंपॉर्टेंट केसेस है, इनको आप याद रख सकते हैं, लैंडमार्क केसेस हैं। तो ये हो गया राइट टू बेल के ऊपर। अब अपना हम नेक्स्ट अधिकार जानते हैं भाई। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, राइट टू फ्री लीगल एड। देखो कोर्ट ने बोला था कि पैसे नहीं है तो ऐसा नहीं है कि बेल नहीं मिलेगी। इसी के लिए कोर्ट ने क्या किया कि राइट टू फ्री लीगल एड का इन्होंने एक पॉइंट रखा कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे डिफेंड करता है और आर्टिकल 39A में ये डिफेंड होता है, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है कि स्टेट इसके ऊपर पॉलिसीज बनाएगा। अब क्या क्या पॉलिसीज बनाएगा, स्टेट शैल सिक्योर दैट द ऑपरेशन ऑफ द लीगल सिस्टम promotes justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid। अगर देखो क्या होता है कि अगर किसी के पास पैसा है तो वो किसी भी बड़े एडवोकेट को हायर कर सकता है, लेकिन अगर क्योंकि ऑफेंसेस या फिर झगड़े वगैरह तो पुअर लोगों के भी होते हैं, अगर मान लो किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या उसको जस्टिस नहीं मिलेगा? तो यही इस पर लिखा गया है कि ऐसा नहीं होगा। अगर किसी की एक, इसीलिए स्टेट ऐसे लॉज बनाती है कि किसी का एक पर्टिकुलर इनकम से कम उसकी इनकम है तो उसको फ्री में एडवोकेट मिलेगा उसके केस में, और ये होता भी है। हर स्टेट के अपने अपने एक्ट्स हैं, जैसे अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो DLS है, दिल्ली लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है। ऐसे हर स्टेट के अपने अपने एक्ट होते हैं, जिस एक्ट के अंडर जो भी एक पर्टिकुलर अमाउंट रखी जाती है उससे कम अगर किसी की इनकम है तो उसको फ्री एडवोकेट, सरकारी एडवोकेट जिसे बोलते हैं, सरकारी वकील मिलता है, ठीक है। तो ताकि उसका वो पक्ष रख सके। तो ये है इसमें, तो आपका हक बनता है कि राइट टू फ्री लीगल एड। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो आपका हक है कि आप फ्री लीगल एड लो सरकार से। तो राइट टू फ्री लीगल एड फॉर दोज हु कैन नॉट अफोर्ड इट, ओके। सो द नेक्स्ट राइट इज राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है राइट टू रिमेन साइलेंट से। जहां पे आपका चुप रहने का अधिकार था, वहीं पे आपको देखो चुप किन केसेस में रहना है वो ये बताता है। अब ये क्या बोलता है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ जाए वहां तो आप इसको बिल्कुल रट लेना बिल्कुल कि यहाँ पे क्या बोला गया। नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। मतलब उसको कभी भी कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप अपने अगेंस्ट ही गवाही दो, ठीक है। तो ये काम किसका है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, पुलिस का। तो वो पता लगाएंगे कि आपने कैसे ये क्राइम किया है। आपका काम नहीं है कि आप सिर्फ सब कुछ मुंह से बता दो। तो इसीलिए आपको इंक्रिमिनेट के लिए हम प्रेशर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें देखो एक कैच है। इसमें कैच कैसा है, फिर हम मूवीज़ देखते हैं और हम इतनी सारे न्यूज़ देखते हैं जहाँ पे नार्को एनालिसिस होता है, जहाँ पे लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है। तो यार ये कैसे हो जाता है, उसमें तो बंदा अपने अगेंस्ट ही सारे प्रूफ दे देता है ना। तो चलो उसके बारे में जानते हैं। अब देखो इसकी कुछ गाइडलाइंस है, ठीक है, किसकी, लाई डिटेक्टर की, नार्को की। इसमें क्या होता है, कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई है और ये काफ़ी अच्छे से फॉलो भी की जाती है काफ़ी, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा इंपैक्ट हो जाएगा अगर पता चला कोर्ट को कि इसको फॉलो नहीं किया गया है। तो देखो, नो लाई डिटेक्टर टेस्ट शुड बी एडमिनिस्ट्रेड एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट ऑफ द अक्यूज्ड। पहले तो अक्यूज्ड की ही कंसेंट लेनी है कि देखो आपका हम लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा रहे हैं। उसने ना बोल दिया तो बात खत्म, हाँ बोला फिर देखो, एन ऑप्शन शुड बी गिवन टू द अक्यूज वेदर ही विशेस टू अवेल सच अ टेस्ट। उसको ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आप करवाना चाहते हो, उसको उसके पॉजिटिव दिखाओ, नेगेटिव दिखाओ, जो भी बताओ, लेकिन अगर उसने कंसेंट नहीं दी तो फिर नहीं होगा। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट जाएगा कोर्ट के पास, ठीक है। नेक्स्ट गाइडलाइन है, द कंसेंट शुड बी रिकॉर्डेड बाय अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। कंसेंट कौन रिकॉर्ड करने वाला है, ना ही कोई पुलिस, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, उन पर भरोसा नहीं है कोर्ट को। कौन करेगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इफ एनी ऑफ दीज टेस्ट आर टू बी डन, अगर कोई भी टेस्ट होना है तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही कंसेंट देने वाले हैं। थर्ड इज, ड्यूरिंग द हियरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट द पर्सन हु हैज गिवन द कंसेंट मस्ट बी ड्यूली रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉयर। और जब वो ऐसा बता रहा होगा कि हाँ मुझे कंसेंट देनी है, नहीं, उसका लॉयर प्रेजेंट होना ही चाहिए। बिकॉज हो सकता है कि हमने उसे इन्फ्लुएंस कर दिया हो, लेकिन अगर उसका एडवोकेट सामने है तो ही ये काम पॉसिबल हो सकता है। द पर्सन इन क्वेश्चन शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड क्लियरली एट द हियरिंग that the statement that is made will not be confessional statement to the magistrate but shall have the status of a statement made to the police। तो इसका क्या, ये देखो ये काफ़ी, ये हम ना काफ़ी थोड़ा डीप में जाता है पॉइंट। अगर आपको नॉलेज है CRPC की तो आपको समझ में आएगा, वरना यहाँ पे क्या होता है कि उसको क्लियरली बताया जाएगा, देखो जो आप स्टेटमेंट दोगे, ठीक है, वो कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी। ये इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी। ये सिर्फ इस स्टेटमेंट का इतनी ही पावर होगी जो कि आप पुलिस को जो स्टेटमेंट देते हो उसकी पावर होगी, ठीक है। और पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट क्या होता है,
कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। ये तो आपने सुना होगा। तो ये कोर्ट में बिल्कुल पक्के प्रूफ की तरह नहीं हो जाएगी, लेकिन आपने जो नार्को से पता किया है, लाई डिटेक्टर से जो भी पता किया है, वहाँ से आप कड़ियाँ जोड़ सकते हो और इन्फॉर्मेशन, अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको आगे बढ़ा सकते हो और प्रूफ कर सकते हो कोर्ट के सामने। ठीक है, तो इस पॉइंट को दोबारा पढ़ो यार। द पर्सन इन क्वेश्चन शुड ऑल्सो बी इन्फॉर्म्ड क्लियरली एट द हियरिंग दैट द स्टेटमेंट दैट इज मेड will not be a confessional statement to the magistrate but shall have the status of a statement made to the police. Now next is the magistrate shall consider all factors relating to the detention including the length of detention and the nature of interrogation. और मैजिस्ट्रेट सारे फैक्टर्स को रिकॉर्ड करने वाला है एक तरीके से। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में ये सब किया जाता है। तो a complete factual and medical narration of the way in which the information was received should be taken on record. तो ये सारी की सारी गाइडलाइंस है, अगर ये फॉलो नहीं होती है, एक भी इसमें से फॉलो नहीं होती है, तो वो लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं हो सकता है। तो ऐसे इसीलिए मैंने बोला था कि ये जो गाइडलाइंस है ये ज़रूर फॉलो होनी चाहिए, तभी आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन के लिए बोला जा सकता है, वरना आपका राइट बनता है कि आप अपने अगेंस्ट कुछ भी बोलने के लिए बाध्य नहीं हो। नाउ नेक्स्ट राइट इज राइट टू अ फेयर ट्रायल। आपका जो ट्रायल होगा ना कोर्ट में, वो बिल्कुल फेयर होना चाहिए, ये आपका हक बनता है। अब ये कैसे आप मेक श्योर करोगे? देखो, बोथ फेयर ट्रायल एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और ये आर्टिकल 20 एंड 21 देता है। एंड 21 जो आर्टिकल है वो बिल्कुल बैकबोन है, और बैकबोन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम, हमारी फ्रीडम की बैकबोन 21 है। तो इसमें जो भी कह दिया वो सोच लो, आपका बिल्कुल एक इतना स्ट्रॉन्ग राइट बन गया कि अगर आपको पता है तो आप उसे ईजिली क्लेम कर सकते हो और उसमें ईजिली एक्शन हो जाता है। तो ये आर्टिकल 21 से इसको अटैच किया गया है। देयरफॉर द इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी फेयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए एंड जुडिशियस होनी चाहिए, एज इट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ के लिए ये बिल्कुल मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि यार ट्रायल फेयर चले। अगर पहले से ही बायसनेस है, पक्षपात होगा, तो फिर तो खत्म है ना, केस किया ही क्यों है? फिर तो बाहरी सेटलमेंट कर लो या फिर जो करना है वो कर लो। लेकिन अगर कोर्ट में आए हो तो फेयर ट्रायल मिलेगा, और ये आपका राइट है। तो कहीं भी आपको लगता है कि फेयर ट्रायल नहीं हो रहा है, तो आप आर्टिकल 21 के तहत और आर्टिकल 20 के तहत इसको क्लेम कर सकते हो, और इसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जा सकता है, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का यही बेनिफिट होता है। आपको लोअर कोर्ट में लड़ने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं, हमने कौन कौन से अपने राइट्स जाने हैं। तो सबसे पहले हमने जाना है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कि हमें इन्फॉर्मेशन का राइट है कि किस लिए हमें अरेस्ट किया गया है, और साथ ही साथ हमें राइट टू बेल भी है, ये भी इन्फॉर्मेशन हमें दी जाए। सेकंड राइट है हमारा राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, हमें अपनी पसंद का वकील मिलना चाहिए, एडवोकेट मिलना चाहिए। थर्ड राइट है हमारा राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, 24 आवर्स तक ही आप पुलिस कस्टडी में रख सकते हो, उसके बाद आपको मैजिस्ट्रेट के पास विद इन 24 आवर्स पेश करना पड़ेगा, और पुलिस कस्टडी चाहिए तो मैजिस्ट्रेट से मांगे। नेक्स्ट इज द राइट टू रिमेन साइलेंट, आपको चुप रहने का अधिकार है उन क्वेश्चंस पर जहां आपको लगता है कि आप एक्सपोज हो जाओगे कि आपने ये ऑफेंस किया है या फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो आप अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो उन क्वेश्चंस पे आप चुप हो जाइए, और आपका ये राइट है, आपको कोई जबरदस्ती बुलवा नहीं सकता है। नेक्स्ट इज द राइट टू मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे ही आप अरेस्ट होते हैं आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाएगा, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो ये आपको पता होना चाहिए। और अगर आप फीमेल हैं तो मेक श्योर कि आपका जो भी ये एग्जामिनेशन होगा फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने ही होगा। और नेक्स्ट राइट इज द राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, इसके ऊपर काफी सारी रूलिंग्स थी, आपको हथकड़ियां नहीं पहनाई जाएगी अरेस्ट के टाइम पे भी, जब तक कि अब अगर आपको पहनाई जाती है तो वो पुलिस को प्रूफ करना पड़ेगा कि आपको क्यों पहनाई है, क्या आपसे इमिनेंट डेंजर था या नहीं था, तो आपको हथकड़ियां वैसे जनरली नहीं पहनाई जाएगी। इसमें हमने काफी सारे केसेस देखे। फिर हमारा राइट आता है राइट टू बेल, बेल आपका अधिकार है, लेकिन उन्हीं ऑफेंस में जो कि बेलेबल ऑफेंस है। अगर आपके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस लगा है तो आपका वहां पे अधिकार नहीं है, वहां पे सिर्फ आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कोर्ट से, वहां पे कोर्ट का राइट है वो आपको दे या फिर नहीं दे बेल, लेकिन आप वहां पे भी क्लेम कर जरूर सकते हो। तो राइट टू बेल आप हमने जाना, फिर हमने इसके ऊपर रूलिंग्स जानी थी, एंड हमने फिर जाना कि राइट टू फ्री लीगल एड, हमें फ्री लीगल एड का अधिकार है। अगर जो भी एक्ट हमारे स्टेट ने बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, अगर हम उसकी एक इनकम की जो लिमिट है उसके अंडर में आते हैं तो हमें फ्री में एडवोकेट मिलेगा, चाहे हमने ऑफेंस खुद किया हो या फिर ना भी किया हो। अगर हमें डिफेंड करने के लिए भी एडवोकेट चाहिए या फिर खुद को प्रूफ करने के लिए भी एडवोकेट चाहिए, किसी भी सिनेरियो में हमें एडवोकेट फ्री में दिया जाएगा। फिर हमने जाना राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब हमें इंक्रिमिनेट करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, हम कुछ भी ऐसा नहीं कहेंगे जिससे हम खुद ही प्रूफ कर दे कि हाँ हमने ये ऑफेंस किया है, और यहाँ पे हमें
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन प्राप्त है। तो राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन काफी इंपॉर्टेंट राइट है, लेकिन हमने जाना कि कैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट होते हैं और फिर वो किस गाइडलाइंस के तहत आते हैं। फिर हमने जाना राइट टू अ फेयर ट्रायल, अगर ट्रायल फेयर नहीं होगा तो किसी भी केस का कोई फायदा नहीं होगा। तो एक साफ फेयर ट्रायल हो बिना बायसनेस के, तो ये हमारा राइट बनता है। Now the next right is thank you. This is your right to subscribe this channel and अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो फिर आप इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, नॉन लॉ बैकग्राउंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए एंड थैंक यू सो मच।